हाय एवरीवन। जैसा कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं, वेक्टर को लिखते कैसे हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। आज का जो टॉपिक है वह एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, हाउ टू ऐड टू वेक्टर, हाउ टू ऐड टू और मोर वेक्टर, हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर, हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू और मोर वेक्टर एंड हाउ टू रिजॉल्व योर वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये तीन टॉपिक आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। चलिए सबसे पहले एडिशन ऑफ टू वेक्टर देखते हैं। तो आपको मैंने बता रखा है, आपके पास दो वेक्टर है। आप किसी वेक्टर को पहले तो समझो। अगर एक वेक्टर आपके पास ए दिया है, इस वेक्टर को अगर आप बिना इसकी दिशा चेंज किए और बिना इसके मैग्नीट्यूड चेंज किए आप कहीं भी ले जाते हो, तो ऐसा करने से वो वेक्टर चेंज होने वाला नहीं है। इट मीन्स आप इसको पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए, अभी भी ये वेक्टर ए होगा, जब तक कि ना तो मैं इसका मैग्नीट्यूड चेंज करूं, ना तो मैं इसका डायरेक्शन चेंज करूं। ओके। अब लेट से हमारे पास दो वेक्टर दिया गया है। एक वेक्टर आपका ए ये है, एक आपका ये वेक्टर ए है और एक आपका वेक्टर बी है। इसकी दिशा बिना चेंज किए आप इन दोनों वेक्टर को ऐड करो, तो क्या होता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ये समझो कि अगर आपको वेक्टर ए प्लस बी निकालना है तो पहले आप वेक्टर ए को ड्रॉ करो। ए के टेल से बी के ए के टेल से ए के हेड तक आओ और वेक्टर बी को शिफ्ट करते करते आप वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड तक लाओ और वेक्टर बी को ड्रॉ कर दो। तो ए के टेल से बी के हेड तक की जो वैल्यू, जो वेक्टर होगा, वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए प्लस बी होगा। इट मीन्स ये आपका यहां से यहां वेक्टर ए है और ये यहां से यहां क्या है, वेक्टर बी है। तो ये यहां से यहां तक जो होगा वो वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी है, जिसको उसका रिजल्टेंट कहेंगे। मतलब आपका ए प्लस बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक ट्रायंगल बनाएंगे, जिसके एक साइड वेक्टर ए होंगे, दूसरा साइड वेक्टर बी होगा और तीसरा साइड रिजल्टेंट, जिसको आप बोलते हैं वेक्टर ए प्लस बी होगा। ठीक है। अब हम इस रिजल्टेंट को कैसे निकालें, तो वेक्टर को ऐड कैसे करें। अब देखिए, अगर आपको वेक्टर इस प्रकार दिया जाए, जैसे कि आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी दिया है जो कि आपका लेट से 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप। अगर ऐड करना है तब तो आसान है, क्योंकि हर दिशा का आपको उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है। ऐसे में अगर दो वेक्टर को ऐड करना है तो इट इज टू इजी कि आप i को i से जोड़ो, j को j से जोड़ो और k को k से जोड़ो। ये आपका वेक्टर a प्लस बी होगा। ऐसा तब करते हैं जब हमें हर एक वेक्टर का उसकी दिशा में कंपोनेंट दिया गया है तब। लेकिन अगर वेक्टर आपका पोलर फॉर्म में दिया, लेट से आपको वेक्टर का यह पता है कि मैग्नीट्यूड ये है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका मॉडुलस, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका मॉडुलस, और आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल दे रखा है। अगर हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालें तो आपको मैंने बताया था एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है। आप वेक्टर के टेल को टेल से मिलाओ या वेक्टर के हेड को हेड से मिलाओ। अगर हम इस वेक्टर को थोड़ा और आगे कर दें, यहाँ पे इसका टेल आ जाएगा और यहाँ पे बी का टेल है, तो यही हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, जो लेट से दे रखा है थीटा। तो आपका ए प्लस बी कैसे निकलेगा, ए प्लस बी का रिजल्टेंट, पहले इसके मैग्नीट्यूड निकालो फिर इसके डायरेक्शन को निकालेंगे। ऑफ कोर्स ये हमारा रिजल्टेंट होगा।
अगर हम इससे यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो देखिए ये बी है, ये इसका हाइपोटेनियस है जिसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ बी होगा, और ये थीटा है, ये कॉस फॉर्म में लिखेंगे। ये जो लेंथ है वो कुछ और नहीं होगा, बी कॉस थीटा होगा, और ये लेंथ बी साइन थीटा होगा। ऐसा कैसे? तो मान लेते हैं ये लेंथ क्या है, एक्स। तो आप कह सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई बी, एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। और सिमिलरली अगर मान लेते हैं इस लेंथ को आप वाई, तो आप बोल सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई बी, इट मीन्स वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ जिसके ये लेंथ पूरा का पूरा ए प्लस बी कॉस थीटा हो रहा है, और ये लेंथ बी साइन थीटा हो रहा है। अब इसके जो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड है वो कुछ और नहीं होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इट मीन्स ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। अगर आप इसको ब्रेक करते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यह आपको फोटो दिखा रहा है कि अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये आपका ए है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए, और ये दूरी बी साइन थीटा। तो ये आपकी दूरी टोटल का टोटल क्या होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये दूरी आपका कुछ और नहीं है, ये आपका बी साइन थीटा है। तो जो आपका रिजल्टेंट आर है वो कुछ और नहीं है, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा करने के बाद अगर इसको आप ब्रेक करते हो तो ये आपका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इन्हें और इन्हें एक बार कंपाइल करें, ये कुछ और नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ये कुछ और नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आपका जो ये रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड तो आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां की ये थीटा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ओके, अब हम नेक्स्ट देखिए कि रिजल्टेंट तो एक वेक्टर है जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर क्या है बी। जिस रिजल्टेंट का आपने मैग्नीट्यूड निकाला तो वो आपका आया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आपको पता होना चाहिए वेक्टर ए प्लस बी जो आपका आर है वो अभी तो एक वेक्टर है, और वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड तो नहीं होती है, उसके साथ दिशा की भी तो बात करेंगे। अब रही बात दिशा की, तो वह डायरेक्शन या तो आप वेक्टर ए से बात कर सकते हो या तो वेक्टर बी से। अगर हम वेक्टर ए से बात करें तो यही तो एंगल है। लेट से हम कहेंगे कि हमारा जो रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड तो आपने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा, बट उसका एंगल फ्रॉम वेक्टर ए इज अल्फा। और ये अल्फा को देखें तो आपका टेन अल्फा जो हो रहा है वो कुछ और नहीं है, पी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। सो वी कैन से दैट अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स पी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। जब भी आपको
दो वेक्टर का सम करोगे तो एक वेक्टर मिलेगा ना, सम ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज बी ए वेक्टर, और आप सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को रिपोर्ट करते हो, ये तो नहीं सही बात है। उसके साथ आपको डायरेक्शन रिपोर्ट करना है। अब डायरेक्शन के लिए यहाँ पे आप किसी को रिफरेंस लिए, लेट से अगर आप वेक्टर ए को रिफरेंस लेते हो तो आप कहते हो कि वेक्टर ए से अल्फा एंगल पे रिजल्टेंट है, तो आपने अल्फा बता दिया। अगर आप चाहो तो आप इस एंगल बीटा, आप वेक्टर बी से भी एंगल बता सकते हो। आपने देखा ये रिजल्टेंट आर है और ये वेक्टर बी है, दोनों यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ये एंगल को आप मान सकते हो ये बीटा है। तो ऐसा नहीं कि आपको बीटा निकालने के लिए उतनी मेहनत करना है, आप चाहो तो कर भी सकते हो, और ऐसे भी निकल गया। आपका एक रिलेशन है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा कि नहीं, तो एक रिलेशन आ गया बेटा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इफ यू नो द थीटा, if you know the alpha, then you already know the beta also. Alpha plus beta is nothing but theta. अगर हम वेक्टर बी से ये सारा काम जो रिजल्टेंट निकाले, आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और उसमें बेस जो वेक्टर बनाया वो वेक्टर ए को बनाया। अगर आप बेस वेक्टर बी को बनाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको मैं दिखाता हूं बी पे कैसे निकालेंगे। बी वेक्टर के लिए मैं थोड़ा सा इनको ले लेता हूं। अच्छा, ये आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका क्या है, बी। अगर इसको हम इधर इधर ले जाएं, ऑफ कोर्स ये एंगल ही तो होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो कि थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा। अगर हम राइट एंगल एंगल यहां बनाए, ये ए है, यह लेंथ आपका क्या होगा, ए कॉस थीटा, और ये जो लेंथ होगा वो कुछ और नहीं होगा, ए साइन थीटा। ऐसा इसलिए कि अब ये थीटा के लिए यह बेस बन रहा है और ये क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर। तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल का एक बेस जो होगा वो क्या होगा, ए कॉस थीटा प्लस बी, और ये हुआ हमारा ए साइन थीटा। तो आपका जो रिजल्टेंट आर होगा उसका मैग्नीट्यूड कुछ और नहीं होगा, वो होगा ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जो कि अंडर रूट ऑफ है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर आप इनको और इनको देखें, ये कुछ और नहीं है, ये आपका ए स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो गया 1, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से भी वही वैल्यू आ रहा है, इसे भी आप लर्न कर सकते हो, वैल्यू तो सेम ही है। अब अगर ये एंगल हम बीटा कहें, एंगल वेक्टर बी से भी तो एंगल बीटा कर रहे थे, तो आपका ये टेन बीटा क्या आ गया, टेन बीटा कुछ और नहीं आया, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। और जब हम ये एंगल अल्फा निकाले थे तो उसके लिए आपका इधर से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, जिससे कि आप टेन अल्फा की बात करेंगे तो आप बोलेंगे एक नहीं, ए की जगह क्या होगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और आपने देखा ही है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा, ये हुआ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ओके, तो आपने देखा क्या, जब भी आप वेक्टर ए है ये और ये आपका वेक्टर बी है, जिसके बीच एंगल की बात किया जाए तो इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो ये थीटा होगा, तो यह जो रिजल्टेंट आपका आर होगा वह कुछ नहीं होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। तो अगर हम इस रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड की बात करें तो कुछ और नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल अगर ए से देखें जो कि अल्फा है, तो आपका टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और टेन बीटा की बात करें, क्योंकि यह एंगल आपका बीटा है, तो आप बोलोगे ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ऐसा आप बोलोगे। आपने यह देखा कि एडिशन का क्या मतलब है। जब हम वेक्टर ए में बी को ऐड करेंगे तो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर ए के हेड तक आएंगे, फिर वेक्टर ए के हेड से बी का टेल जुड़ के बी के हेड तक जाएगा, तो आपके वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड तक आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। अगर हम वेक्टर बी प्लस ए की बात करें तो सबसे पहले वेक्टर बी जाएगा, फिर आपका वेक्टर ए जाएगा, तो यह जो होगा यह भी रिजल्टेंट आर है, जो कि आपका वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हुआ। और ये भी तो आर ही है। ये दोनों को दोनों देखिए क्या है, पैरेलल तो है, पैरेलल है, सेम मैग्नीट्यूड का है। तो ये जो आप पढ़े इसी को लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक और लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा, अगर इस बी के पैरेलल एक वेक्टर यहां ड्रॉ करो, बी के जैसा है, बी ही थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अगर बी ही एक वेक्टर ड्रॉ किए और यहां से फिर ये ए वेक्टर ड्रॉ किए, ये आपका वेक्टर बी हुआ और ये आपका वेक्टर क्या हुआ, ए। तो जो वेक्टर ए प्लस बी होगा, जो आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, वही अगर इधर से बी और इधर ए करे तो यही आपका क्या होगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होगा। तो आपका जो रिजल्टेंट आर है, जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, वही आपका वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होगा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर आर कम्यूटेटिव। आप ए में बी को जोड़ो या बी में ए को जोड़ो, बात क्या है, बराबर। एडिशन ऑफ वेक्टर आर कम्यूटेटिव, मतलब आपका जो रिजल्टेंट आर है, हम वेक्टर ए में बी को जोड़े, इसका मतलब हुआ पहले ए चलो फिर बी चलो, तो ये आपका वेक्टर ए प्लस बी हुआ। अगर यही मैं क्या करूं, पहले वेक्टर बी चलो फिर वेक्टर ए चलो, तो यही आपका बी प्लस ए होगा, यही आपका वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होगा। इट मीन्स इट कम्यूट, इट कम्यूट। ए प्लस बी बोलो या बी प्लस ए बोलो, बात क्या है, बराबर। बार बार एक ही चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं। अब हम नेक्स्ट ये क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ और बताऊं कि आपने जो रिजल्टेंट निकाला आर, जो कि आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी है, ओके, जिसको आपने देखा तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है। तो ये जो रिजल्टेंट आर है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब आपका ये तो फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, इसी पे तो सारा दारोमदार है। अगर कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम जब होगा तो आपका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। इट मीन्स इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो आपका रिजल्टेंट आर जो होगा वो होगा वही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1, विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। जब थीटा 0 हो तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब रिजल्टेंट का जो आपका
मैक्सिमम वैल्यू होगा जब आपका कॉस का मैक्सिमम वैल्यू होगा। और इसी रिजल्टेंट का आप अगर मिनिमम वैल्यू देखोगे तो वो कब होगा, जब इसका आप मिनिमम वैल्यू डालेंगे तो एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और वो आपका देखिएगा होगा मॉड ए माइनस मॉड बी, बिकॉज यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि उस समय जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ और नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, और कॉस 180 होगा, और कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है -1, जिसको आप बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट, जब भी किसी रूट से किसी को निकालते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, ये कुछ और नहीं है मॉड ऑफ ए माइनस बी होगा, और ये खुद एक रिजल्टेंट है। इट मीन्स इससे हमें शिक्षा मिला कि जो रिजल्टेंट है, जिसको आप, जो रिजल्टेंट वेक्टर आपका है, जिसको आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस की बात कर रहे हो, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस ये क्या होगा, छोटा होगा किससे, हमेशा मॉड ए प्लस मॉड बी से, और ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा किससे, मॉड ए माइनस मॉड बी के मॉड से। और ये जो कंडीशन आएगा ये आएगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यह जो कंडीशन आएगा वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर यही आपका थीटा 90 हो जाए एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम जो है वो कुछ और नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारे सिचुएशन है, इसी पे क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है ये देखिए। पहला क्वेश्चन ही थोड़ा सा हमने हार्ड ले रखा है। कर क्या, अब देखिए कैसे सम किया जाता है। कर देखिए, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16, मतलब आपको मॉड ए प्लस मॉड बी दे रखा है 16, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 8√3। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब ये जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है, जो दे रखा है 8√3। द रिजल्टेंट इज 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ अ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अब जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर मैग्नीट्यूड से 90 डिग्री पे है। अगर मैं इसको रिजल्टेंट बोलता हूं आर, जो कि आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा, जिसका वैल्यू 8√3 होगा, यह आपका वेक्टर ए होगा, और यही आपका वेक्टर क्या होगा बी होगा। ये आपकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आप 8√3 कर रहे हो। अब ये स्मॉलर से बना रहा है, मतलब ये छोटा है। अगर इसको x बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को क्या बोलेंगे, ये 16 माइनस एक्स बोलेंगे कि नहीं। कह रहा है कि जो छोटा है उससे 90 डिग्री बना रहा है रिजल्टेंट। देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी और ये हमारा रिजल्टेंट। अब इन सारे को आप कंपाइल करो, कुछ नहीं है, आप ये परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा ही। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमारा 64 इंटू 3 हो गया, ये 16 का स्क्वायर हो गया,
प्लस एक्स स्क्वायर हुआ -2 इंटू 16 इंटू एक्स। क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट सकता है? तो आप अगर देखें ये 32x इज इक्वल टू 16 इंटू 16 -64 इंटू 3। अगर ऐसे काटे तो ये हमारा 8 आएगा, और ऐसे काटे तो आपका 8 माइनस 6 आएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी 2। इसका मतलब इस 16 में से एक तो 2 होगा, तो दूसरा क्या होगा 14। इसका मतलब ऑप्शन क्या है? बी। दो फोर्स है जिसके मैग्नीट्यूड का सम 16 है, इसमें से एक 2 है तो दूसरा क्या है 4 है। और इन दोनों फोर्सेस का या जो भी वेक्टर्स है इसका जो सम है वह उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 8√3 है, और उसका रिजल्टेंट है वह स्मॉलर वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सॉल्व हो गया। जो बोले उसको आप पहले लिखिए, अपने आप सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फोर्स इच इक्वल टू p/2। दो फोर्स है, दोनों p/2 है। टू फोर्स इच इक्वल टू p/2 एक्ट एट राइट एंगल, और दोनों 90 डिग्री पे है। ये भी p/2 है और ये भी क्या है p/2। ये बोल ही रहे हैं टू फोर्स each equal to p/2 act at right angle, their effect may be क्या लिखा है neglected by third force acting along the bisector in opposite direction with magnitude of। ये तो आसान क्वेश्चन है। अच्छा, अगर ये p/2 है और ये p/2 है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका रिजल्टेंट तो जस्ट इसके एंगल बाइसेक्टर की ओर होगा। ये कैसे होगा ये मैं आपको बता दूं। देखिए, एक लॉ होता है ट्रायंगल लॉ, और दूसरा कौन सा लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो देखते हैं, आपको ये मैंने बताया कि वो पैरेललोग्राम बनाता है, जैसा दिखाता हूं आपको। अगर आपको कभी भी एडिशन या वेक्टर के किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग हमेशा वेक्टर को फील कीजिए फोर्स से, कि एक फोर्स इधर लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है, फिर देखिए उसका इफेक्ट। क्योंकि आप रोजमर्रा की जिंदगी में फोर्स लगाते हो और उसके इफेक्ट को महसूस करते हो, तो आप वेक्टर में भी उसी तरह से महसूस कीजिएगा। और क्या, जैसे कि आपका एक फोर्स इधर है, एक वेक्टर इधर है, या फोर्स इधर है। अगर मान लेते हैं यहां पे एक खूंटा बंधा हुआ है और ये व्यक्ति फोर्स लगा रहा है, तो अगर या तो खूंटा नहीं कबड़ेगा, और अगर गलती से खूंटा कबड़ गया तो कबर के खूंटा किधर आएगा, इधर आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब इसका इफेक्ट इधर है, और इससे नहीं कबरा। ये अपने दोस्त को बुलाया, आओ दोस्त तू मेरा हेल्प करो। दोस्त को रस्सी लिया, इधर से खींचना शुरू किया। क्या लग रहा है तुमको, तुम्हारा दोस्त हेल्प कर रहा है या तुम्हारे काम में और अवरुद्धता पैदा कर रहा है? तो आप पाओगे कि अरे ये तो हमारे काम में और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ना 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 ना, अगर तुम भी इधर फोर्स लगाते तो ज्यादा अच्छा रहता, तब दोनों का फोर्स ऐड होता। इधर क्या हो रहा था सब्ट्रैक्ट। अभी जस्ट देखे, जब 180 डिग्री के एंगल पे होगा तो दोनों का डिफरेंस होगा रिजल्टेंट, और यही अगर 0 डिग्री पे होगा तो दोनों ऐड हो गया। वहां भी देखे तो ऐड हुआ। लेकिन चलिए, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है इसलिए हम इधर ना लगाते हैं। एक व्यक्ति इधर फोर्स लगा रहा है और दूसरा इधर लगा रहा है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका जो हक आना चाहिए, अब वो अगर मान लो खूंटा कबड़ा तो खूंटा इधर चला जाएगा, खूंटा इधर चला जाएगा, कि खूंटा कहीं बीचों बीच जाएगा। अब ये डिपेंड करता है किसने कितना लगाया। जो ज्यादा लगाएगा उसकी ओर आएगा कि नहीं, उसका इफेक्ट, उसका रिजल्टेंट उसकी ओर है। तो देखिए, अगर दोनों फोर्स इक्वल है तो उसका रिजल्टेंट इसके एंगल बाइसेक्टर की ओर होगा। दो फोर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड अप्लाई करेंगे किसी पॉइंट पे तो उसका रिजल्टेंट उसके बीचों बीच होगा। लेकिन अगर F1 बड़ा होगा F2 से तो F1 जीत जाएगा, इसका मतलब रिजल्टेंट F1 की ओर होगा। और अगर F2 बड़ा लगाएगा तो रिजल्टेंट F2 की ओर होगा, मतलब उससे एंगल कम होगा। ये बात तो ऑब्वियस ही है। अब कह रहा है क्या, टू फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड p/2, एक p/2 इधर है और दूसरा p/2 क्या है इधर है।
act at right angle, their effect may be neutralized by the third force acting along the bisector in the opposite direction with their magnitude. अब देखो इसका जो रिजल्टेंट है वो इधर आएगा कि नहीं आएगा, और वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वही p/2 का स्क्वायर प्लस p/2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू p/2 इंटू p/2 इंटू cos 90. cos 90 का वैल्यू क्या होगा, 0, बिकॉज एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज कितना, 90 डिग्री। यही तो है जिसका रिजल्टेंट क्या हुआ। अगर इसको आप करें तो ये क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ p/2 का स्क्वायर, जिसको आप बोलोगे p/√2। p बाय, अगर एक रिजल्टेंट इसका p/√2 है तो इसको अगर कैंसिल करना है तो इधर भी आपको p/√2 लगाना होगा कि नहीं, इधर भी आपको p/2 लगाना होगा कि नहीं, ये तो आपको समझना पड़ेगा। तो आप देखें क्या, टू फोर्स ईच इक्वल टू p/2 एक्ट एट राइट एंगल, देयर इफेक्ट में बी न्यूट्रलाइज बाय द थर्ड फोर्स। तो ये रिजल्टेंट भी इसका p/√2 होगा और ये भी क्या होगा, p/√2 होगा। यही एक दूसरे को कैंसिल करता है। चलिए अगला, यही आपको बता रहा था पैरेललोग्राम लॉ। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ए के पैरेलल उधर शिफ्ट करो, बी के पैरेलल उधर शिफ्ट करो। आप इधर से भी चले थे ए प्लस बी, इधर से चलेंगे तो क्या बोलेंगे, बी प्लस ए, और दोनों के दोनों क्या है, सेम, और इनका रिजल्टेंट इसी के बीच में होगा कि नहीं होगा। अब वो एंगल बाइसेक्टर पे होगा कि नहीं होगा, ये तो डिपेंड करता है ना कि ए और बी का रिलेटिव मैग्नीट्यूड क्या है। इसका मतलब है कि वो कम्यूट करता है। अब देखिए यही बता रहे थे आपको, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी। देखिए ये आपका ए है और ये लेट से आपका क्या है, बी है। इसका जो रिजल्टेंट ये आर है, ये ए से एंगल बनाता है अल्फा और बी से एंगल बनाता है क्या चीज, बीटा। तो कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी। तो इसमें क्या रिलेशन होगा, अगर ए ग्रेटर देन होगा बी, अगर ए बड़ा होगा किससे, ए बड़ा होगा किससे, बी से, तो अल्फा छोटा होगा और बीटा क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ए लेस देन होगा बी, तो अगर ए छोटा बी बड़ा, तो अल्फा ए छोटा और बी बड़ा, तो रिजल्टेंट बी की ओर होगा कि नहीं। इट मींस अल्फा बड़ा और बीटा छोटा। जो वेक्टर बड़ा होगा उससे रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा, छोटा। तो देखिए अगर बी बड़ा तो बीटा छोटा, ए बड़ा तो अल्फा छोटा। देखिए ए ग्रेटर, तो यही तो आंसर होना चाहिए। अगर ए ग्रेटर देन बी तो अल्फा लेस देन बीटा। जो बड़ा वेक्टर होगा, जो ए और बी में सब बड़ा होगा, उससे रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा, छोटा होगा। अब यही देखिए कह रहा था रिजल्टेंट के बारे में कि अगर एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वह जस्ट क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड का सम होगा। और अगर ये थीटा 90 डिग्री होता है तो उसका रिजल्टेंट 180 डिग्री होगा, उसका रिजल्टेंट उसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। क्योंकि आप जान लो, जब भी कोई स्क्वायर रूट के अंदर से चीज निकाली, जिसे ये मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर को निकालना था, तो रूट के अंदर से कोई भी चीज निकलता है तो वो मॉड फॉर्म में निकलता है। इसको आप लिखोगे मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी, आपको ये बोलना पड़ेगा। अगर वही 90 डिग्री होगा तो आप देख लीजिए क्या होगा। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर क्या है, पी है, और इसके बीच एंगल क्या है, थीटा, तो आपका जो रिजल्टेंट आर है, जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, वो कुछ और नहीं होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, गिवन है ए बराबर बी।
तो जब a बराबर b है तो हम a को भी b से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसा करने पे दोनों का रिजल्टेंट बराबर है, इट मीन्स मॉड, ये गिवन है। ऐसे केस में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a² कॉस थीटा, जो कि अंडर रूट ऑफ 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा होगा, जो कि आप 2a² को कॉमन लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा होगा, जिसको कि आप अंडर रूट ऑफ 2a² प्लस 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपने हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो 2 भी बाहर हो जाएगा, ए भी बाहर हो जाएगा और कॉस थीटा भी बाहर हो जाएगा, और आपका रिजल्टेंट क्या होगा, 2a कॉस थीटा बाई 2। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या पढ़े होगे देख लेते हैं। कॉस ए प्लस बी पढ़े हैं, क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर हम ये कह दें a बराबर b बराबर थीटा, तो आपका हो जाएगा ये कॉस 2 थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इज इट ओके? अब आप चाहो तो इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अगर आप इसको थीटा से आधा कर दो तो ये भी आधा होगा, तो क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ये जस्ट ऐसा सिंपल है, यही आप यहाँ पे यूज करोगे। इसको बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। अब देखिए क्या है, अगर आप सही से देखें तो a एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर b है, और तीसरा वेक्टर ये रिजल्टेंट है r। तो आप देख रहे हो क्या, ये तीनों एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ये तीनों एक क्या है, ट्रायंगल बना रहे हैं। कौन, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर ए बी का रिजल्टेंट आर। ये तीनों एक प्लेन में एक ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? अगर ये ट्रायंगल बना रहे हैं और हमको एग्जामिनर क्या कहता है कि जो ए का मैग्नीट्यूड है उतना ही बी का मैग्नीट्यूड है, और उतना ही ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, तो क्या होगा, बड़ा मजेदार चीज है। आपको जितना बोला मैग्नीट्यूड ऑफ ए उतना ही बोला मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और उतना ही आपका रिजल्टेंट आर, जो कि आपका क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। ये तीनों एक ट्रायंगल बनाएंगे कि नहीं, क्योंकि जहां से चलते हैं ऐसे किए और ये ट्रायंगल बना दिया रिजल्टेंट। ये एक तरह से अगर उल्टा कर दे तो वहीं पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, क्या कोई गलत बात है? अगर ये तीनों का मैग्नीट्यूड, मतलब ये तीनों कैसा ट्रायंगल है, एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो बताओ ए और बी के बीच एंगल क्या होगा, तो इसको आगे बढ़ाने पे मिलेगा, ये 120 हुआ। चलो, ए और बी के बीच तो एंगल हो गया, वो कितना है, 120। तो क्या देखे, अगर दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो उनका भी मैग्नीट्यूड उसी के जैसा है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए और बी के बीच में एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। इसको मैथमेटिकली भी आप कर सकते हो। मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब कह रहा है ए बराबर बी बराबर आर, रिजल्टेंट भी तो वही है ना, मैग्नीट्यूड के बराबर। तो क्या लिखोगे, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड भी तो ए ही लिखोगे, इधर भी ए के जगह भी ए लिखोगे और बी के जगह भी क्या लिखोगे, ए प्लस 2a² कॉस थीटा। ऐसा करने से ये ए अंडर रूट ऑफ 2a², 1 प्लस क्या है, कॉस थीटा। ऐसा करने से a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a², ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, जिसको आप
सिंप्लीफाई किए तो क्या आ गया, a इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा बाई 2। ए तो ए से गया, 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2, जिससे थीटा बाई 2 कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया कि नहीं, बिकॉज इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। तो थीटा बाई 2 आपका 60 है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, 120 डिग्री। इज इट ओके? अब कह रहा है वही, गिवन आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेर आर इज इक्वल टू ए बराबर बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, अभी जस्ट मैंने बनाया 120 डिग्री। अब कह रहा है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन। सेम क्वेश्चन कराए कि नहीं कराए, कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन if the resultant is normal to the smaller and the magnitude is 8 न्यूटन। यहाँ पे सौभाग्य क्या है, उसका मैग्नीट्यूड वहां पे 8√3 था, यहाँ पे क्या है 8 न्यूटन। अच्छा, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू द स्मॉलर वन, ओके। देखिए ये आपका एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है, और ये आपका क्या है, रिजल्टेंट आर है। ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर क्या है बी। ये आपको दे रखा है 8, ओके। अब इन दोनों का सम दे रखा है 16, तो ये अगर x लोगे तो ये क्या लोगे 16 माइनस एक्स, और जस्ट आप पैथागोरस थ्योरम लगाओगे हो जाएगा। टेंशन क्या लेते हैं, मैथमेटिक्स है। और आपका जैसे ही आप पैथागोरस थ्योरम लगाओगे, आप एक पैथागोरस ट्रिपलेट जानते होगे, 6, 8 और 10। ये आपका 6 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10, और ये आपका 8 एक पैथागोरस ट्रिपलेट में है, हो गया सॉल्व। अगला क्या कर रहा है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो मैक्सिमम क्या होगा, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, और मिनिमम क्या होगा मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। और हम मान लेते हैं कि ए बड़ा है किससे, बी से। ये आपका क्या है 5:3। एक वर्ड पढ़े हो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, वो लगा दो। अगर हम जोड़ दिए तो ये क्या आ गया ऊपर 2a, ए प्लस बी में इनको जोड़ दिए, और a प्लस बी में अगर इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2b। 5 + 3 8, अब 5 - 3 क्या हो गया 2। ये आपका हो गया मॉड ए बाई मॉड बी इज इक्वल टू 4:, सिंपल ऐसे कर लोगे। नेक्स्ट, अब कह रहा हाउ मेनी क्या लिखा, हाउ मेनी मिनिमम वेक्टर ऑन एडिंग वी गिव 0 रिजल्टेंट। कम से कम अगर देखिए एक लाइन में है, तब तो आगे चल जाओ और उतना ही क्या करो पीछे। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है माइनस है, वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस ए, ये भी तो 0 होगा, तो 2 से काम चल जाएगा। लेकिन आपको बोला एक प्लेन में होना चाहिए, तो ये प्लेन में भी तो है, 2 से काम चलेगा, क्या कोई दिक्कत है। अगर 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो अलग बात है। अब देखिए, अब ये कह रहा है क्या, ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ऑफ कोर्स यहां से यहां चलोगे तो ये क्या होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब मान लो ये हमारा वेक्टर सी है, तो यहां से यहां जाओगे तो ये क्या होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अगर ये यहां से यहां जाओगे तो ये क्या होगा बताओ, ये कुछ नहीं होगा, यहां से यहां बी यहां से यहां सी, तो इसको बोलोगे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इसी को आगे चल के हम लोग बोलते हैं पॉलीगन। इसी को आगे चल के हम बोलेंगे पॉलीगन लव।
थोड़ा सा, अगर ये आपका ए है, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, तो यहां से यहां जाओगे तो ये क्या होगा, ये आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। ये आपका यहां से यहां जाओगे तो ये क्या हुआ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अगर ऐसे के देखिए, ये ए बी सी डी ई, यहां एरो ये दिए, मान लो ये एरो देते हैं इसे, तो क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट यहां से यहां तक है, ये रिजल्टेंट आर कुछ और नहीं है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई होगा, और क्या। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाओ, अगर ये 5 यूनिट है तो ये एक्स में कितना चला, 37 है, ये 3 और ये क्या चलेगा 4, कॉस 37 होता है 4/5, हाँ, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, 4 यूनिट, तो एक्स में आप कितना चले, 4 यहाँ 4 यहाँ, आपने एक्स में एक्चुअली में चला 8, और वाई में कितना चला, 3 यहाँ और 3 यहाँ मिलके क्या हो गया 6, तो रिजल्टेंट ये आपका होगा अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जो कि क्या होगा 10। नेक्स्ट, आपने अभी तक देखा एडिशन ऑफ वेक्टर, अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अगर आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को देखें तो ये भी एक प्रकार का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो एन एडिशन, सिर्फ वहां ए को बी से जोड़े थे, अब यहाँ पे ए को माइनस बी से जोड़ेंगे तो वही कहेंगे यह सब्ट्रैक्शन है, तो और कुछ नहीं है। अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा होगा, अगर ये आपका वेक्टर ए है और ये अगर वेक्टर बी है, तो ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो अगर ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, बस इतना ही तो अंतर होगा। तो अगर आप cos 180 माइनस थीटा बोलोगे, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, क्योंकि 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, और सेकंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव, ऐसा आप पढ़े होगे ट्रिमेट्रिक रेशियो में। तो अगर आप कह सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बारे में, तो वो अगर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए, वेक्टर मतलब वेक्टर क्या लिखे अब, प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए माइनस बी कहोगे तो वो भी कुछ और नहीं होगा, वो भी यही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी है, तो कॉस 180 माइनस थीटा होगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी, जिसके कारण इसको आप बोल सकते हो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो कुछ नहीं, वेक्टर ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसमें सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ जो प्लस 2ab कॉस थीटा उसके जगह आप क्या रख दो, माइनस 2ab कॉस थीटा। और इसकी कुछ क्वालिटी आप देखें पहले, अगर आप देखें, ये अगर आपका वेक्टर ए है और ये अगर वेक्टर आपका बी है, इससे अगर एक पैरेललोग्राम बनाओ, तो आप ये भी आपका वेक्टर बी होगा और ये आपका वेक्टर क्या होगा ए, तो यहां से यहां जो जा रहे हो ना, ये तो आपका वेक्टर ए प्लस बी है, या इसी को आप वेक्टर बी प्लस क्या करोगे ए कहोगे, जो कि कम्यूट किया। लेकिन अगर हम ये दूसरे डायगोनल की बात करें, ये माइनस बी होगा और ये ए होगा, इसको आप बोलोगे माइनस बी प्लस ए, जिसको आप वेक्टर ए माइनस बी कहोगे। मतलब ए और बी से बनने वाले पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होंगे,
जिसमें एक डायगोनल आपके वेक्टर ए प्लस बी को बताता है, तो दूसरा डायगोनल वेक्टर ए माइनस बी को बताएगा। ठीक है, ओके। आप ऐसे देखें कि अगर ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, तो ये आपका वेक्टर ए प्लस बी होगा। और इसको अगर उल्टा कर दिए तो ये आपका माइनस बी है, तो ये आपका यहां से यहां फिर यहां से यहां चले तो ये आपका वेक्टर ए माइनस बी होगा, और ये आपका वेक्टर ए प्लस बी होगा, जबकि ये आपका वेक्टर ए होगा, ये आपका वेक्टर बी होगा। अब है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखिए, अगर कोई इस पॉइंट से, ये पॉइंट 1 है और इस पॉइंट 2 पे पहुंचना है, ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक गया, तो यही इसका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लेते हैं इसका इनिशियल पोजीशन है R1 और फाइनल पोजीशन है R2, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका ये डी ये है। तो अगर हम देखें तो R1 में अगर डी को जोड़े तो हमारा R2 आएगा कि नहीं? इट मीन्स हमारा R2 इज इक्वल टू, देखें तो वो क्या है? वेक्टर R1 प्लस क्या है? डी है। इसका मतलब हुआ जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी होगा वो कुछ और नहीं होगा, R2 माइनस क्या होगा? R1। R2 माइनस R1। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सबसे पहले आप उसका पोजीशन देखोगे। ये आपका इनिशियल पोजीशन है R1 और ये आपका क्या है? फाइनल पोजीशन है R2। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट डी होता है वो कुछ नहीं होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसको आप समझ सकते हो वेक्टर से कि अगर हम R1 में डी को जोड़ दें तो हमारा R2 निकल जाएगा। इस मींस डिस्प्लेसमेंट डी कुछ और नहीं है, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 ही तो है। जहां R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी रिफरेंस पॉइंट से आपके जो उस पॉइंट का लोकेशन क्या है वह बताता है आपका पोजीशन वेक्टर। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है क्या? ए पार्टिकल इज मूविंग, ए पार्टिकल इज मूविंग वेस्टवर्ड, ए पार्टिकल इज मूविंग वेस्टवर्ड विथ ए वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू इतना मीटर पर सेकेंड। if velocity change to v2 is equal to 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थवर्ड। देखिए पहले उसका वेलोसिटी कितना था? v1 था जो कि वेस्ट के डायरेक्शन में था। इट्स वेलोसिटी चेंज टू v2 कितना हो गया? नॉर्थ की डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। द चेंज इन वेलोसिटी, जब भी चेंज बोलेंगे वेलोसिटी का मतलब v फाइनल माइनस क्या होता है? v इनिशियल। चेंज, जब भी वर्ड आया चेंज तो समझ लो फाइनल माइनस क्या होगा? इनिशियल। तो v फाइनल तो आपका ये है और v इनिशियल ये है, तो इसको जब माइनस करोगे तो वो इधर आएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तो इधर आएगा, 5√2, जिसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोले कि नहीं? 5√2 टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। सिंपल है। नेक्स्ट, अब ये आपको मैं मोशन में बताऊंगा कुछ। अब समझते हैं कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर और रिजल्टेंट के बारे में। अब देखिए क्या होता है कंपोनेंट। देखिए कोई वेक्टर है, इस वेक्टर को आप ट्रांसलेट कर सकते हो, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, तो वेक्टर चेंज होने वाला नहीं है। ना तो सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करना, ना तो इसके डायरेक्शन को, वेक्टर तो चेंज नहीं करेगा। अब हम इस वेक्टर को देखना चाहते हो तो मेरे पास एक रिफरेंस एक्सिस है जिसमें ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस। अब इस रिफरेंस वेक्टर को यहां पे ले आए और हमने देखा क्या, ये जो रिफरेंस एक्सिस है पे ले आए इस वेक्टर को,
इस वेक्टर पे पहुंचेंगे कैसे? पहुंचने के लिए आप इतना ए एक्स में चलोगे और इतना ही आप क्या चलोगे, वाई में चलोगे। तो इतना आप अगर एक्स में चले और इतना आप वाई में चले तो क्या आप यहां से यहां पहुंच गए कि नहीं? तो आप वेक्टर ए को बोल सकते हो कि नहीं, ए एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप और ए वाई इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप, ये तो आप बोल सकते हो। यही क्या हुआ, इस वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हुआ और ये इस वेक्टर का कंपोनेंट हुआ किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो किसी वेक्टर ए का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज ए एक्स और इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज क्या हुआ, ए वाई। अब अगर हम देखें, अगर हम करें कि ये एंगल थीटा है, मतलब आपका जो वेक्टर है उसका रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस एंगल थीटा है, तो वह इस डायरेक्शन में कितना होगा? तो आप देखोगे क्या, जो आपका कॉस थीटा है वो कुछ और नहीं है, एक्स अपॉन ए होगा, और जो आपका साइन थीटा होगा वो कुछ और नहीं होगा, ए वाई अपॉन ए होगा। इसका मतलब है आपका एक्स कुछ और नहीं होगा, ए कॉस थीटा होगा, और जो आपका ए वाई है कुछ और नहीं होगा, ए साइन थीटा होगा। इसको आप लोग बोलोगे ए कॉस थीटा और इसको आप बोलोगे ए साइन थीटा। मतलब क्या हुआ, कहने की बात है कि अगर कोई वेक्टर ए है, उसका किसी एक्सिस से एंगल थीटा बन रहा है, तो जिस एक्सिस से एंगल थीटा बन रहा है उसके ओर जो उसका झुकाव होगा वो कुछ और नहीं होगा, ए कॉस थीटा होगा, और इधर क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ए साइन थीटा। इसी को आप कहते हो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसी को आप कहते हो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और इसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। A component of a vector is always less than its magnitude. अब देखो, किसी वेक्टर का कंपोनेंट जब आप करोगे तो उसका एक पार्ट की बात कर रहे हो, लेकिन अगर वो पूरा का पूरा वेक्टर उधर ही है और उसका कंपोनेंट की बात करें तो वो तो खुद ही हो जाएगा। क्या वो ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड? कहना गलत है। ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड? नहीं। ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड? ये भी तो नहीं कह सकते हैं। इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आंसर नन ऑफ दीज होगा। अब करें एक ई, किसी एक वेक्टर का कितना मैक्सिमम पॉसिबल, क्या लिखा है, इनटू हाउ मेनी मैक्सिमम पॉसिबल कंपोनेंट कैन ए सिंगल वेक्टर रिजॉल्व्ड। रिजॉल्व, अगर आपने देखा था दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लिए तो अब तो आपको दो रिजॉल्व पार्ट मिला, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। अगर ये तीन लेते तो क्या मिलता, तब तो आपको एक्स वाई जेड तीनों मिलता। तो ऐसे अगर एन डायमेंशन में करें तो आपको तो एन मिलेगा। क्या आंसर होगा? कुछ भी हो सकता है, एन अनलिमिटेड नंबर, टू कंपोनेंट, थ्री कंपोनेंट और फोर कंपोनेंट। ये डिपेंड करता है कि आपका कितने डायमेंशन में आप बात कर रहे हैं। प्रायः हम लोग दो और तीन डायमेंशन में करते हैं, तब तो दो और तीन कहोगे, लेकिन एन डायमेंशन में भी तो बात कर सकते हो ना। अब देखो यही है, ए का इफेक्ट इधर है ए कॉस थीटा, इधर क्या है, ए साइन थीटा। अब जैसे क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द गिवन वेक्टर ए shown ग्राफिकली इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। अब देखो ये तीन है और ये एंगल क्या है, 30 डिग्री। इधर क्या होगा, इधर कुछ और नहीं होगा, 3 cos 30, और इधर क्या होगा, 3 sin 30। ये भी देखो इधर क्या होगा, वही 3 cos 30, और इधर क्या होगा, 3 sin 30। तो जस्ट आप याद रखो, किसी वेक्टर का कंपोनेंट कर रहे हो तो उससे जो लगा वाला है, जिससे एंगल है, उधर आएगा उसका कॉस, और उसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, उसका साइन। उसका इफेक्ट मतलब ये और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, जिसका ए क्या है, हाइपोटेन्यूस। इस तरह से आपको रिजॉल्व करना है।
रिजॉल्व हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, क्या लिखो, रिजल्ट हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली ए फोर्स ऑफ 8 न्यूटन विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है? एक 8 न्यूटन का फोर्स है जो इससे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। बताइए उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा? वो कुछ और नहीं होगा, 8 cos 45 होगा, और ये क्या होगा, 8 sin 45। cos 45 1/√2, इट मीन्स ये भी हमारा 4√2 होगा और ये भी हमारा क्या होगा, 4√2 होगा। नेक्स्ट, अब देखिए क्या है, अगर हम 3 डायमेंशनल सिस्टम की बात करेंगे तो ये x में ax चलेगा, y में ay चलेगा और z में az चलेगा। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आपका a है उसका x एक्सिस से एंगल अल्फा है, y एक्सिस से एंगल बीटा है और z एक्सिस से एंगल क्या है, गामा। तो जिस भी एक्सिस से एंगल होता है उस वेक्टर का इफेक्ट उस एक्सिस की ओर उस वेक्टर इनटू कॉस थीटा होगा, जो कॉस इनटू एंगल होगा। तो अगर हम बोलते हैं इस वेक्टर जो आपका गिवन वेक्टर ए है, उस वेक्टर गिवन वेक्टर ए का इफेक्ट ए एक्स है आई डायरेक्शन में, ए वाई है जे डायरेक्शन में और ए जेड है किधर, के डायरेक्शन में। ये जो ए एक्स है वो इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा, वो कुछ और नहीं होगा, ए इंटू एक्स एक्सिस से जो भी उसका एंगल है उसका कॉस, तो क्या होगा, ए कॉस अल्फा। ये क्या होगा, ए उसी वेक्टर ए और उस वेक्टर का वाई एक्सिस से एंगल क्या है, बीटा, क्या है, बीटा। ये नहीं कहेंगे यहां अल्फा प्लस बीटा 90 है, क्यों, क्योंकि ये एक प्लेन में नहीं है, एक्स और वाई एक प्लेन में हो सकते हैं लेकिन वो वेक्टर जो है वह एक्स वाई प्लेन से बाहर है। तो ऐसे में हम ये नहीं कहेंगे, तो ये क्या कहेंगे, एक्स कॉस बीटा और ये कहेंगे ए कॉस गामा। और हम देख रहे हैं क्या, ये एक क्यूबॉइड बना रहा है जिसका एक साइड ए एक्स है, एक साइड ए वाई है और एक साइड ए जेड है। जो आपका वेक्टर ए है वो उसका एक डायगोनल है, बॉडी डायगोनल, जो ए एक्स ए वाई और ए जेड से मिलके बना है। इसका जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ और नहीं होगा, वो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगा। तो वी कैन से ए को आप लिख सकते हो ए कॉस अल्फा का स्क्वायर, ए कॉस बीटा का स्क्वायर ए वाई को, और ए कॉस गामा का स्क्वायर। जिसको आप देखें तो ए स्क्वायर सबसे बाहर आ गया और ये बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, जो कि आपका ए है। इससे हमें शिक्षा मिलती है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। तो फाइनली आया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, जहां अल्फा है एंगल ए का एक्स एक्सिस से, बीटा एंगल ए का वाई एक्सिस से और गामा जो है वो एंगल ए का फ्रॉम दी जेड एक्सिस। और आपको मैं पिछले लेक्चर में यही स्किप कर दिया था और कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही आएंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वहां पे मैं बताऊंगा। एक और क्वेश्चन था इसमें, अगर आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा आपका 1 होगा, साइन के फॉर्म में क्या होगा, कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। अब आप यही है, तो एक्स को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो कि आपका ए कॉस अल्फा होगा,
जहां अल्फा क्या है उससे एंगल। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। अब कह रहा है क्या, इन सम प्लेन हाउ मेनी मिनिमम वेक्टर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑन एडिंग टू गिव जीरो रिजल्टेंट। एक प्लेन में देखिए वेक्टर ए है, बी ये है और सी ये है। तो अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड का एक प्लेन में है तो आपको कम से कम 3 वेक्टर की आवश्यकता होगी टू मेक इट जीरो। जहां से चले वहीं आ गए, रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो। तो आपको 3 वेक्टर की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, अगर यही आपको 4 डायमेंशन में बात करेंगे, हाउ मेनी मिनिमम वेक्टर all them are not coplanar on adding will provide zero resultant। of course 3 जीरो मतलब वहीं पे आ जाए। तो जब आप 3 वेक्टर लोगे तो वो हमेशा एक प्लेन बनाएगा, क्योंकि 3 से एक ट्रेंगल बनेगा और ट्रेंगल हमेशा एक प्लेनर वेक्टर है। उससे अच्छा 4 का यूज कर लो। 4 यूज करोगे तो अपने आप हो जाएगा। ए बी सी ऐसे कर दोगे डी आ जाएगा, और क्या। तो मिनिमम 4 वेक्टर आपको चाहिए। 3 वेक्टर तो हमेशा एक प्लेन बनाएगा। अब कह रहा है क्या, इक्विलिब्रियम मींस, अच्छा ये तो हटाइए अभी। एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है ये, आर इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर को इक्वल कब कहोगे, जब उसका हर एक दिशा में इफेक्ट एक जैसा हो। यहाँ पे देखो आई है तो यहाँ भी आई, यहाँ -3j, यहाँ -3j, यहाँ 5 के तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 5 के, तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए -5, तभी तो इक्वल होगा। अगर ए ये है देन यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए क्या होगा, तो आप वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आपको यूनिट वेक्टर आ गया आई प्लस जे प्लस के अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अगर देखिए एक वेक्टर ए ये है और एक वेक्टर बी ये है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ 2a माइनस 3b। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले क्लास में करवा चुके हैं आपको, पिछले लेक्चर में आपको करवा दिए। आप वेक्टर ए को क्या कीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 2i कैप प्लस क्या होगा 2j कैप माइनस क्या होगा 4k कैप और -3b। ये आपका देखिए 2a हो गया। अगर आप 3b की बात करोगे तो क्या होगा 6i कैप -3j कैप और +3 क्या है k कैप। और 2a में आप 3b को घटा दो, 2a में अगर आप 3b को घटा दोगे तो 2i कैप में अगर 6i कैप को घटाओगे तो क्या होगा -4i कैप। 2j कैप में अगर इसको घटाओगे तो क्या होगा +5j कैप और -4 में 3 को घटाएगा क्या -7k कैप। जस्ट इसका स्क्वायर कर दो, -4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर और प्लस -7 का स्क्वायर। यही आपका क्या है आंसर। इस तरह से आपने देखा हाउ टू एड टू वेक्टर, हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर और हाउ टू रिजॉल्व टू वेक्टर। अच्छा, अगर आप एक चीज और बता रहा हूं कि ये वेक्टर ए है, ये एक्सिस है एक्स एक्सिस और ये एक्सिस क्या है वाई एक्सिस। अगर हम इस एक्सिस को चेंज कर दें और एक्स एक्सिस ये बना दें और वाई एक्सिस ये बना दें, इससे आपका वेक्टर चेंज नहीं करेगा, आपका रिजॉल्व पार्ट भले चेंज कर जाए। पहले ये एक्स कंपोनेंट था ये कम, अब हमारा एक्स कंपोनेंट ये हो जाएगा और वाई कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज करने से आपका वेक्टर चेंज नहीं करने वाला, हाँ उसका रिजॉल्व पार्ट क्या कर सकता है चेंज कर सकता है। तो इस तरह से आपने देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में आप हम लोग पढ़ाएंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जब ये नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट हम थ्योरी को कवर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपको हम कंप्लीट लगभग 50 क्वेश्चन ले लें या 20-20 क्वेश्चन का 2 सेट ले लें या 30-30 क्वेश्चन का
2 सेट ले लें जिसमें हम आपको पूरे कंप्लीट वेक्टर को क्या करेंगे, रिवाइज कराएंगे। हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम ऑफ वेक्टर्स। कोशिश करते हैं 30-30 का, देखते हैं कैसा रहता है। थैंक यू।